अगर समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि उसको हमारी जरूरत है तो हम समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाएंगे। हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 90% घोषी यादों के परसेंटेज के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बोलो भाई, सही है कि नहीं? हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें किसी से कोई गुरेज नहीं। हम और फिर उनके अलावा अगर वो हिस्सेदारी नहीं देंगे तो जो हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हाथ मिलाने। बोलो, परमिशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो? हमको आप ये बताइए कि बाली सुग्रीव को, ध्यान सुनिए, बाली सुग्रीव को मार मार के गदा ठोक ठोक के उसकी पत्नी छीन ले, उसका घर दरबार छीन ले, उसका महल छीन ले, उसका सब कुछ छीन ले और मार करके किष्किंधापुरी में रहने और न दे, ये कहो तुम जंगल में भाग जाओ, तो ऐसे सुग्रीव को कोई भी राम मिलेगा वो बाली को ध्वस्त करने का काम करेगा। बोलो भाई, सही है कि नहीं? सही है नहीं? इसलिए अब आपकी पार्टी चलेगी कैसे? अभी यहां तक इस रैली में हमारे बहुत से साथियों ने हमको आर्थिक सहयोग किया है, लेकिन इसके पहले हमने किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हम आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि छप्पर हमने छा दिया है, ये अकेले नहीं उठेगा। आप सब लोग छप्पर उठवाइए। बोलो भाई, आप सब लोग छप्पर उठवाएंगे? एक मिनट में अपनी पार्टी का संगठन का क्या है, हमारी पार्टी की कार्य योजना क्या है। हम गरीबों, कमजोर वर्गों, बेरोजगारों को रोजगार देकर और सरकारी नौकरियां देकर उनको स्वावलंबी बनाएंगे। हम सरकारी खैरात कम करके लोगों को सक्षम बनाकर आर्थिक रूप से उनके अंदर सम्मान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम 60 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जात का हो, देश का नागरिक हो, किसान हो, मजदूर हो, राजमिस्त्री हो, कोई भी हो, यदि बुढ़ा हो गया हो, बुजुर्ग हो गया हो, 60 वर्ष का हो गया हो, तो उसको हम 25,000 रुपए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात को करेंगे। गांव के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, जब से इन प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी बनना शुरू हुआ है तब से पढ़ाई गायब हो गई है। बोलो भाई, हो गई नहीं हो गई? और किसी भी टीचर को पढ़ाई के लिए सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन अगर सब्जी में नमक नहीं पड़ा है या मसाला सही नहीं पड़ा है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। हम गांव के प्राइमरी के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, और जब शिक्षा व्यवस्था को प्राइमरी स्कूल दुरुस्त करेंगे तो 20 साल पहले जैसे गरीब टू के बच्चा इंजीनियर डॉक्टर हो गया करता था, वो फिर गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और क्लास 1 अफसर बनने का काम करेगा। जात के आधार पर नहीं, ये हमारी अपनी पार्टी का सोच है। जात के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण होना चाहिए। जात के आधार पर आरक्षण 75 वर्ष हो गई, लेकिन यदि गरीब ढूंढोगे तो अभी भी 80% गरीब उन्हीं जातियों के मिलेंगे। बोलो भाई, सही करें? इसलिए आर्थिक आधार पर चाहे ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि हो, यदि वो गरीब हैं तो उनके सबके उद्धार के लिए काम होना चाहिए, और इसलिए हमने सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, तमाम लोग अलग अलग बातें करते हैं, मैं पूर्ण रूप से सनातन पर भरोसा करता हूं, पूर्ण रूप से सनातनी हूं और जीवन भर सनातनी रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में रहकर जो सनातन धर्म की कमियां हैं उनको हम उजागर करते रहेंगे, उनकी हम बुराई करते रहेंगे, उनकी आलोचना करते रहेंगे। हमारे कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती, उनको कांवरियों को जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती, उनके लिए नाश्ता खाने पानी की व्यवस्था की जाती,
लेकिन नौकरियों की जब लिस्ट निकलती है, जजेस की जब लिस्ट निकलती है, पीसीएस की जब लिस्ट निकलती है और जब नौकरी की लिस्ट निकलती है, तब हमारे लोग ये कामरिया वर्ग वाले वहां दिखाई नहीं देते। इसलिए हमको इन बातों पर भी ध्यान देना है। हमारा 80% माल है, हमारा 80% माल है मंदिरों में, अब माला माल वे हैं जो माल कभी नहीं चढ़ाते। ताली बजाओ इसमें, बोलो भाई, बात सही है। अगर माल हम कहीं इकट्ठा करते हैं उसके लिए मना नहीं करे, आप इकट्ठा माल दीजिए। अगर हम सौंप दे कोई माल तो उस माल में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, पुजारियों में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तुम्हारी भागीदारी से मैं बहुत ज्यादा आपका समय न लेकर मैं पूरी पार्टी के संगठन के लिए, समाजवादी पार्टी पीडीए करती है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने तो जन्म ही पीडीए में लिया है। ये फालतू में पीडीए, उनका पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन मैं जो पीडीए को प्रभावित कर रहा हूं वो दूसरा है। पी फॉर परिवारवादी, डी फॉर दमनकारी, ए फॉर अहंकारी और अन्यायी। सही और ताली बजा दो। और अगर अंग्रेजी में कहें तो पी फॉर प्राउडी, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव नेचर और ए फॉर अटैकर, हमला बोलने वाला, हल्ला बोलने वाला। बताओ ये है कि नहीं है? बोलो भाई, तो जोर से ताली बजाओगे। है ये हमारी पार्टी का संगठन के बारे में थोड़ा बात कहना चाहूंगा, अपनी बात खत्म करता हूं, मेरी बात पूर्ण होने जा रही है। हमारा संगठन का ढांचा जिला, विधानसभा, ब्लॉक और सेक्टर बूथ तक रहेगा। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा में 50-50 मार्गदर्शक मंडल के लोग बनेंगे। अब प्रत्येक विधानसभा में 100 आजीवन सदस्य बनेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 100 आजीवन सदस्य बनेंगे और ये जो आजीवन सदस्य बनेंगे, यही सदस्य विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए ये सदस्य ही निर्धारित करेंगे, ऊपर से कोई प्रत्याशी नहीं आएगा। इसलिए आजीवन सदस्य बनने के लिए तैयार रहिए। हमारी पार्टी में एक ही जात के 10% से अधिक लोग नहीं होंगे, इसलिए हमारी पार्टी जातवादी नहीं होगी। अभी फिलहाल जब तक लोग नहीं मिलते हैं तो हमें कारवा उठाने के लिए, बहू की डोली उठाने के लिए तो लोग चाहिए ही, बोलो भाई। लेकिन आगे चलकर एक जात का हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं होगी। इसके बाद में हम इस रैली के तुरंत बाद सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। बोलो भाई, शुरू करेंगे ना शुरू करें? पार्टी चलानी है कि नहीं चलानी? बोलो भाई। सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। अब प्रत्येक विधानसभा में 5-5 हजार सक्रिय सदस्यों को बनाने का काम करेंगे। संगठन में हमने किसी नेता को तरजीह नहीं दी है और अभी तक कोई नेता हमारी पार्टी में नहीं है और किसी नेता से हमने आग्रह भी नहीं किया है। संगठन में हम स्वच्छ वाले, ईमानदार, समाजसेवी और चरित्रवान लोगों को ही जोड़ेंगे और संगठन में अधिक से अधिक नौजवानों को जोड़ेंगे, जिससे कि हम आगे की नई पीढ़ी को तैयार कर सकें। कि यदि हम किसी के साथ खेत की सजारी करते हैं और सिंचाई, गुड़ाई, निराई बराबर करते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो हम अपने सजार से कह देते हैं कि ये ट्रक लिए जाओ और मंडी में बेच देना, तो हमारा सजार ट्रक ले जाता है, मंडी में बेच देता है और पैसा अपने ही खाते में ट्रांसफर करवा लेता है। जब उनसे पूछा आपने कि भाई हिसाब किताब कहाँ है, बोले ये बात है, वो बात है। गुंजाइश के लोग हैं हमारे लोग। हमारे लोगों ने सोचा कि भाई चलिए आगे अगली फसल पैदा करेंगे, उसमें देख लेंगे। तो वो अगली फसल भी पैदा की, उस फसल में भी पूरा सजार हमारा साफ कर गया। फिर तीसरी बार ताकत लगाई, फिर तीसरी बार फसल पैदा हुई, फिर तीसरी बार भी हमारा बेईमान सजार
हमारा वही किया जैसा उसको करना था। इसके बाद चौथी बार बहुत ताकत लगाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी ये फिर सजियार पूरी की पूरी फसल अपने घर में, परिवार में, अपने गोत्र के लोगों को लुटा दिया। हमारे लोग टुकुर टुकुर करके देखते हुए रह गए। बताओ भाई, ये बात सही है कि नहीं? आप बताइए, हमारे बीच में कहते हैं कि एक बार धोखा खाए वो बामवीर कहलाए और जो बार बार धोखा खाए वो गप्पूनाथ कहलाए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हम राजे रजवाड़ों की संतान हैं, हम जमींदारों की, राजाओं की संतान हैं, हमें इन्होंने गप्पूनाथ बना के रखा है। तो बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें अपना हक चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, हमें अपना हक चाहिए कि नहीं चाहिए? और बेईमान सजाद से छुटकारा पाइए कि नहीं पाइए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सैफई परिवार को आप वोट क्यों देते हैं? आप सैफई परिवार को इसलिए वोट देते कि यादव समाज की ताकत को बढ़ाएंगे, यादव समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, यादव समाज की इज्जत को बढ़ाएंगे। लेकिन आपने जब जब सैफई परिवार को ताकत दी है, तब तब उन्होंने गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक सभी प्रतिष्ठित यादवों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। बड़ा भाई, किया नहीं किया? आप अपनी विरासत बरकरार रखना चाहते हो, आप पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पिता, पुत्र के बाद पुत्र, अपनी विरासत बरकरार रखना चाहते हो। लेकिन गाजीपुर से गाजियाबाद तक सभी घोष यादवों की विरासत क्यों खत्म करना चाहते हो? आप जो ताकत देते हो उससे डीपी यादव को बर्बाद किया जाता है, उससे अशोक यादव को बर्बाद किया जाता है, उससे हरिओम यादव को बर्बाद किया जाता है, उससे भूरे नगरिया के राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह को बर्बाद किया जाता है, उससे सीतापुर के रामपाल सिंह को बर्बाद किया जाता है, उससे लखनऊ के श्याम किशन यादव को बर्बाद किया जाता है, उससे सभी यादवों को बर्बाद किया जाता है। जो आप ताकत देते हैं, क्या आप इसलिए ताकत देते हैं? बोलो भाई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 40 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश में घोसी यादव ही सांसद और विधायक हुआ करते थे। घोसी यादव ही सांसद और विधायक हुआ करते थे। धीरे 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 जब से हमने इनको अपना नेता माना है, तब से हमारी बर्बादी का युग शुरू हुआ है। तब से हम बर्बाद हुए। हमारी सीटें किसी किसी बहाने से छीन ले रहे, कन्नौज की छीन ले रहे, मैनपुरी की छीन ले रहे, फिरोजाबाद की छीन ले रहे, आजमगढ़ की छीन ले रहे, बदायूं की छीन ले रहे, सभी संभल की छीन ले रहे, सभी सीटें छीन ले रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हम लोगों के परिवार में 2-3 लड़के पैदा होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई दरोगा बन जाए, कोई इंस्पेक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। हम प्रयास करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सैफई परिवार में इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, इनका कोई डॉक्टर क्यों नहीं बनता? इनका कोई इंजीनियर क्यों नहीं बनता? इनका कोई वकील क्यों नहीं बनता? इनका कोई प्रोफेसर क्यों नहीं बनता? इनका कोई सरकारी नौकरी क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता इनका कोई सरकारी नौकरी कि हमारे पुरखों ने इनको 100 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके रखा है कि आप राज करना और हम आपकी गुलामी करेंगे, हम आपको वोट देते रहेंगे। हमको इन सब बातों को क्या समझने की जरूरत नहीं है? हमको इन सब बातों को जानने की जरूरत नहीं है। आप कभी प्रतिक्रिया नहीं करते, आप कभी बोलते नहीं, आप कहते ठीक है ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है? क्षमा सोबती उस विलंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सोबती उस विलंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन और निर्बल। पनिया साहब के पीठ पर पैर रख दीजिए और पनिया साहब आपसे ये कहे कि जाओ बच्चू, तुमको हमने आज माफ कर दिया, नहीं तो हम काट लेते, तुम खत्म हो जाते। तो हम लोग जानते हैं कि तो पनिया साहब है,
इसके काटने से कुछ होगा ही नहीं, फिर पलट कट के आता है, फिर एक लात और छाती पर रख देता है, तू तो करी का पे, तू तो पन्या साहब तेरे चेहरे ही नहीं है। अरे यदि काले नांग की पूंछ पर पैर रखो और काला नांग फंस बड़ा करके जीभ लबलबा करके आपके सीने तक आ जाए, आपको ऊपर से नीचे तक पसीना तरबतर हो जाओगे और आप कहोगे हे गौरी मैया, हे पार्वती मैया, हे गणेश भैया, हे शंकर महाराज, आज माफ कर दो, आज से कभी गलती नहीं करेंगे। आप कभी फुसकारे ही नहीं, आप कभी अपनी ताकत दिखाए ही नहीं, आपको दे क्षमा क्षमा, कौन क्षमा आपकी मानता है? कोई आपकी क्षमा नहीं मानता। एक बार सिकंदर को एक पादरी नीचे से सोने की थाली में हीरा मोती जड़ा हुआ मुकुट पहनाने के लिए आ रहा। आप टीवी स्क्रीन देखा हुआ कि सिंहासन ऊंचाई को होते तमाम सीढ़ियों के ऊपर, तो सीढ़ी से पादरी चढ़ रहा था और सिकंदर ऊपर खड़ा हुआ था। उसने अपनी लंबी तलवार से उस मुकुट को फंसाया और मुकुट उठा लिया और अपने हाथ से उसने अपना मुकुट रख लिया और ये कहा कि तुम्हारे जैसे पादरी यदि सिकंदर बनाते तो तुम हजारों को सिकंदर बना देते। निश्चित रूप से कर भैया बना अपनी छोड़ पड़ाई आस, ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये लड़ाई निश्चित रूप से हमारे आपकी संतानों की लड़ाई है, हमारे आपके बच्चों की लड़ाई है। मैं आपसे निवेदन के रूप में आपको चरण स्पर्श करता हुआ सबको ये बात कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई केवल शिव प्रसाद की नहीं है। बोलो शिव प्रसाद लड़ाई है कि सबकी लड़ाई है? बोलो भाई, ये लड़ाई सब समाज की है। शिव प्रसाद को नौकरी नहीं चाहिए, शिव प्रसाद को असला नहीं चाहिए, शिव प्रसाद को रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। शिव प्रसाद चाहे जितनी बड़ी गाड़ी पे चले, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी से उतरे, तब भी उसको यही कहेंगे घुसीटा उतर रहो, घुसीटा है। बोलो भाई, बात सही है? इस जात के अपमान को ठीक करना कि नहीं ठीक करना? यदि ठीक करना है तो आप सबसे आग्रह है कि इकट्ठे हो जाइए। उन्होंने पूरे प्रदेश में कोई भी घोष ऐसा नहीं रखा था अपनी जानकारी में कि कोई सिर उठा पाए, इसलिए तो बोराते हैं, इसलिए तो बोरा करके आते करते हैं। आप कल्पना करिए, मैनपुरी इतना बड़ा जिला है, इटावा औरिया इतना बड़ा जिला है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, 90% की हमारी आबादी है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। निश्चित रूप से हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और यदि हम लड़ेंगे नहीं तो हमको कोई तस्तरी में परोस करके अधिकार नहीं देगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमको अपना अधिकार चाहिए तो हमको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये लड़ने का अधिकार तो हमारे नेता सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया। जब 12 साल का वनवास पूरा हो गया, जब 12 साल का वनवास पूरा हो गया और 13 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो गया, तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबने कहा कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया, लेकिन दुर्योधन ने कहना अभी पूरा हो ही नहीं। बोले फिर जाओ 12 साल के वनवास, बोले फिर जाओ 12 साल के वनवास। तो एक बार युधिष्ठिर ने मन बनाया, एक बार युधिष्ठिर ने मन बनाया कि कोई लड़ाई लो, 12 साल की तो बात है। लेकिन तब अर्जुन ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 13 वर्ष में फिर कह दे कि तुम्हारा अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, फिर जाओ 12 साल वनवास। तो घुसीटा 12 साल वनवास चले जाते रहे और सभी वाले भी लगातार राज करते रहे। इसलिए आपको भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को ललकार कर कि तुम बड़े योद्धा बनते हो, गांडीवधारी बनते हो, हक तो कमजोरों का मारा जाता है, तुम्हारा हक मारा जा रहा है। अगर योद्धा हो तो अपना अधिकार ले लो। अरे नहीं क्या गया, बचा क्या? द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, आप बताइए क्या बचा? दूध कीड़ा में कपट से हराया गया। नौकरियां उनको मिली, ठेकेदारी उनको मिली, नेतागिरी उनको मिली,
और सब व्यवस्थाएं उनको मिली, सुविधाएं उनको मिली, पूरे प्रदेश में ठेकेदारी होगी, पूरे प्रदेश में विकास कार्य होगा, ठेकेदारी सभी वाले करेंगे। आखिर में कब तक मूक दर्शक देखते रहोगे? अरे कुछ तो सोचिए, चिंतन कीजिए, गुणा भाग लगाइए। जो गुणा भाग नहीं लगाता, जो बैलेंस शीट नहीं बनाता, जो व्यापारी, उसको कभी भी व्यापार में मुनाफा नहीं होता, उसको हमेशा घाटा होता है। एक बार मेरी गाड़ी एक ट्रक के पीछे थी, मेरी गाड़ी एक ट्रक के पीछे थी, और उस ट्रक के पीछे मैं पीछे चल रहा था, तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि दम हो तो पास कर। उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि दम हो तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। ये सर्वे वाला भी यही कह रहे हैं खुशी को कि तुम्हें दम है तो कुछ करो, नहीं तो झेलो हमें जैसे झेला रहे। इसलिए ये पंचायत आपको बुलाइए, सब लोग एक स्वर से आवाज दीजिए। उन्होंने ये सोचा था, कि अब कोई है नहीं, कोई खत्म हो गया, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अदम अपमानी, तब तब प्रबुधन मनुष्य शरीरा, हरे सदा सज्जन की पीड़ा। ये शिव प्रसाद की औकात नहीं पार्टी बनाने की, शिव प्रसाद की हिम्मत और क्षमता नहीं थी पार्टी को बनाने की। ऊपर वाले ने कहा कि उठो शिव प्रसाद, तुमको हम ताकत देंगे, जनता जनार्दन तुम्हारे पास है, जनता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तुम अपनी पार्टी बनाओ और सर्वजन सुखाए पार्टी बनाओ। जिंदाबाद। इस देश में कोई किसी जात की पार्टी है, कोई किसी धर्म की पार्टी है, कोई हिंदू की बात करती है, कोई मुस्लिम की बात करती है, कोई किसी की बात करती है, कोई ऐसी भी कोई बैकवर्ड की बात करती है। लेकिन क्या कोई ऐसी पार्टी इस देश को नहीं चाहिए जो सबकी बात करती हो, इंसान की बात करती हो, इंसानियत की बात करती हो? इसलिए इन भावना से प्रेरित होकर के हमने सर्वजन सुखाए पार्टी की स्थापना की है। सर्वजन सुखाए पार्टी की स्थापना की। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बताइए, सब लोग आशीर्वाद देते हो? दोनों हाथ से बताइए। अभी यहाँ आना ही पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत कुछ आगे बताया है, बहुत कुछ आगे बताया है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। हमको अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी इस देश में जितनी पार्टियां रही हैं, इस देश में जितनी पार्टियां रही हैं, उन सबने कुर्सी के लिए काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया है। जिससे उनको कुर्सी मिले, वो प्रयास किए हैं, जिससे उनका वोटर बढ़े, वो प्रयास किए हैं। लेकिन जिससे जनता की भलाई हो और जिससे गरीबी दूर हो, वो प्रयास नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, आज तक गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्षों तक इस देश पर शासन किया और 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दिया, 55 वर्षों तक नहीं दिया। 27% बैकवर्ड को आरक्षण मिला। लेकिन अभी देश में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15% बैकवर्ड को आरक्षण है, 27% भी बैकवर्ड को पूरा आरक्षण नहीं दे रही। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप हर तिमाही पर अपना कर्जा क्यों बढ़ाते जा रहे हो? आपकी मार्च की तिमाही में 150 लाख करोड़ आप पर कर्जा था, सितंबर की तिमाही में 161 लाख करोड़ कर्जा हो गया और इस आगे आज तक 206 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा ले रखा है, देश को कर्ज बना रखा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में सैनिक मारे जा रहे हैं। भाई क्यों मारे जा रहे हैं? जो सरकार अपने सैनिकों को
पैर से लेकर और सिर तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं उपलब्ध करा पा रही है, उस सरकार को इस प्रकार की डींगे हाँकने का कोई भी हक नहीं है। खिलाड़ियों का इस्तीफा हो रहा है, खिलाड़ियों का इस्तीफा हो रहा है और खलीफाओं पर माला चढ़ाई जा रही। ताली बजा जोर से, बोलो भाई। और कह रहे दबदबा है, दबदबा रहेगा और ऊपर वाला से दबदबा लेकर के आए, ये ऊपर वाले से दबदबा लेकर के आए। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, 10-10, 12-12 घंटे जो सामान ट्रेनें जो भाई पहले चल रही थी वो ट्रेनें लेट चल रही हैं। आपने सेना की नौकरी बहुत सम्मानजनक नौकरी थी, सेना की नौकरी बहुत सम्मानजनक नौकरी थी और सेना की नौकरी को हमारे बैकवर्ड के ऐसे समाज के माइनॉरिटी के लोग अधिकांश सेना की नौकरी को करते थे, लेकिन उस नौकरी को भी मजाक बना के रखा आपने। उसको अग्निवीर करके, अग्निवीर भर्ती योजना करके केवल 4 वर्ष की सैनिकों की नौकरी कर दी। ये इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है। यहाँ तक कि जब अग्निवीर शहीद होता है तो उसको पर्याप्त सम्मान भी नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी कहते हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा पास भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर आप सरकारी उपक्रमों को क्यों बेच रहे हो, तो फिर आप आउटसोर्सिंग से भर्ती क्यों कर रहे हो। आप सबको ये बात जाननी चाहिए कि आउटसोर्सिंग से भर्ती में जो आएंगे वो बड़े कॉन्वेंटेड एजुकेशन के लोग आएंगे, लेकिन सरकारी भर्ती में जो बच्चे आएंगे वो हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, गांव के बच्चे भी आएंगे। निश्चित रूप से यदि भ्रष्टाचार हटाना है तो विभागों से भ्रष्टाचार हटाइए और भ्रष्टाचार हटा करके आप सरकारी नौकरियां लोगों को दीजिए, सरकारी रोजगार लोगों को दीजिए। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि बोल मुलायम बोल, हल्ला बोल। बोलो भाई, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने केवल हल्ला बोला और हमें ये नारा देना है कि हल्ला बोल हटाना है और भाईचारा लाना है। आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, मैं माननीय अतिथिगणों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई भी घोष यादव मोटरसाइकिल नहीं चलाता, कोई भी घोष यादव ट्रैक्टर नहीं चलाता, कोई भी घोष यादव मकान, दुकान, जमीन पर कब्जा नहीं करता, कोई भी घोष यादव किसी माँ बहन की बेटी पर गलत निगाह नहीं डालता। सरकारी वालों की सर पर रोज ट्रेन की डकैती हो रही, कौन पकड़े? यादव पकड़े गए। राजनीति कौन पकड़े गए? यादव पकड़े गए। जमीन पे कब्जा किसने किया? यादव ने किया। मर्डर किसने किया? यादव ने किया। तो सर्व समाज के दिमाग में ये बात हो गई कि ये जितने अहीर हैं ये सबके सब बदमाश हैं। बोलो भाई, ताली बजाओ, बात सही नहीं। श्री रामनिवास यादव जी के समय जो यादव का सम्मान था, क्या इनकी 4 बार की सरकार बनने के बाद यादव से सम्मान है? रामनिवास यादव जी के समय अगर कोई गली से यादव जी निकलते थे तो लोग उनको बुला लेते थे और कहते यादव जी आइए चाय पी लीजिए। और अब अगर गली से कोई यादव निकलता है तो मुंह फेर के बैठ जाते कि निकल जाए हट्टा बिना